नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे मूलांक भाग्यांक सीरीज़ में। आज हम जिस मूलांक भाग्यांक की चर्चा करने वाले हैं वो है मूलांक 6 भाग्यांक 2। बहुत सारे लोग अपने अपने मूलांक भाग्यांक का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हम एक एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लकीली जिनका नंबर आएगा वो मैं कहूँगा कि फॉर्चुनेट है। बस थोड़ा रैंडम चल रहे हैं, हम सीक्वेंस में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि सीक्वेंस में इसलिए नहीं जा रहे, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर सीक्वेंस के हिसाब से गए तो मूलांक 9 सीरीज़ वालों को बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेरा मेडिकल प्रोफेशन भी होने की वजह से मैं रेगुलर वीडियो उतने अपलोड नहीं कर पाता हूँ, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मूलांक 6 भाग्यांक 2 की। कैसे जाने कि आपका मूलांक 6 और भाग्यांक 2 है? तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मूलांक मतलब आपकी सिर्फ जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जो तारीख है, सिर्फ तारीख, उसका जो टोटल करने के बाद आएगा वो 6 कहलाएगा। अगर आप किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ की, वो आपका मूलांक हुआ 6। तो 6 यानी 6 हो गया, 15 यानी 1 और 5 6, 24 यानी 2 और 4 6, तो आपका मूलांक हुआ 6। अब भाग्यांक कैसे निकाले? तो भाग्यांक निकालने के लिए हमें जोड़ना होता है डेट प्लस मंथ प्लस कंप्लीट ईयर। उसमें 1900 ज़रूर पकड़िएगा अगर आपका बर्थ 19 समथिंग में है। वो भी अगर आप 1990 बॉर्न है तो सिर्फ 90 नहीं पकड़ना पड़ेगा, हमें 1990 पूरा पकड़ना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी बर्थ डेट 15 सितंबर 1994 है, से फॉर एग्जांपल, तो 15 यानी 1 और 5 6 हो गया, मतलब कि मूलांक 6 हो गया। अब हम जोड़ना है एक एक डिजिट, तो 1 और 5 6 प्लस सितंबर के 9, 6 और 9 हो गया 15, 15 और 1 हो गया 16, 16 और 9 हो गया 25, 25 और 9 हो गया 34, 34 और 4 हो गया 38। 38 को हमें फिर जोड़ना है, जब 2 डिजिट आएगा तो उसे फिर टोटल करना है। तो 3 + 8 हुआ 11, 11 यानी 1 + 1 2। तो 2 आपका भाग्यांक हुआ और 6 आपका मूलांक हुआ। तो तारीख वाला जो नंबर रहेगा वो आपका मूलांक होगा, उसको जब 2 डिजिट में रहा तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके टोटल करके। और भाग्यांक मतलब तारीख प्लस महीना प्लस ईयर, इन सब को नोट डाउन करिए, लिखिए इन सब को, और हर किसी को जोड़ते हुए चलिए। जो आखिरी में 2 डिजिट आएंगे, डबल डिजिट वाली फिगर आएगी, उसको फिर जोड़िए, फिर जो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होगा वो आपका भाग्यांक कहलाएगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका मूलांक 6 और भाग्यांक 2 है। तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका खुद का मूलांक 6 भाग्यांक 2 है या फिर आपके किसी परिचित का है, मैं कहूँगा कि इस वीडियो को देख के आपसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत गाइडलाइन आपको मिलेगी और शायद आपका परिचय आपके अपने आप से हो जाए। अब मूलांक 6 और भाग्यांक 2, इनका क्या असर होता है, क्या प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है? बेसिकली न्यूमरोलॉजी में ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के पार्ट होते हैं। ये पेरेंटल नंबर है जो आप पे असर रखते हैं, ये आपके रूलिंग नंबर है। तो मूलांक 6 का मतलब होता है शुक्र, और भाग्यांक 2 का मतलब हो गया चंद्र। तो शुक्र और चंद्र जब एक साथ आते हैं तो ये आपका ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। इन दोनों के मिक्स्ड इफेक्ट आपके साथ आते हैं। तो 6 के बारे में हमने देखा है कि ये शुक्र जो है, हम इसको वीनस कहा जाता है। वीनस ये गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता का प्रतीक है। ये प्लैनेट्स हॉटेस्ट प्लैनेट में से भी एक कहा जाता है। ये सारी चीज़ें उसके साथ आ जाती है, ये सारे कैरेक्टर्स उसके साथ आ जाते हैं। 2 के बारे में देखा है हमने, भाग्यांक 2 चंद्र का नंबर होता है, चंद्र 2 अंक चंद्र का होता है। भाग्यांक 2 होने की वजह से आपका रूलिंग प्लैनेट भी चंद्र हो जाता है। और मून की जो खासियत है, मून वैसे प्लैनेट एक उपग्रह माना जाता है हमारी पृथ्वी का, बट उसका इम्पैक्ट हम पे होता है। इस बारे में मैंने कई बार बात की है। इवन मून का ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट हमारे समुंदर के हाई टाइड लो टाइड पे होता है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स पे होता है। साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं, जिनको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, वो लोग अमावस्या और पूर्णिमा को ज़्यादा उनको सदमे, उनको दौरे आ पड़ते हैं या उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और हम उसको अलग सेंस में पकड़ते हैं कि कोई जादू टोना कर दिया या कुछ और है या कुछ और है। लेकिन ये एक्चुअली अगर हम देखें तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी फ्लूइड्स पे, और वो लोग झेल नहीं पाते जिनका मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए भी इम्पैक्ट होता है। तो मून का इफेक्ट हम पे पड़ता ज़रूर है। तो मून के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने देखे थे कि मून फ्लक्चुएटिंग है, उसका शेप चेंज होते रहता है, तो ये चंचलता भी इंडिकेट करता है। मून ये क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक चीज़ें भी दिखाता है, क्योंकि हमारे हर पोएट, जब भी हम यहाँ से 90s के जो बच्चे होंगे वो उसको ज़्यादा कोरिलेट करेंगे कि जो भी पोएम्स बनती थी या राइटर्स अपने कविताओं में या
लिरिसिस्ट अपने गानों में ज़्यादातर मून का उल्लेख करते थे। अपने प्रियतम को या अपने पार्टनर को इंडिकेट करने के लिए हमेशा मून की उपाधि दी जाती थी, या मामा को इंडिकेट करने के लिए मून के बारे में हमारे घर वाले बोलते थे। तो बहुत बार हम ये एग्जांपल देते हैं। सो मून का कनेक्शन हमें आर्टिस्टिक और मैं कहूँगा कि क्रिएटिव चीज़ें से भी है। और चंचलता है, शेप चेंज होते रहता है, तो इनका भी मूड स्विंग चेंज होते रहता है, बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो ये शुक्र के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मून के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम इसको मिक्स कर दें तो हमें इसका आइडिया आ जाएगा कि कैसा इम्पैक्ट होता है, इसका असर हम पे कैसा होता है। ये दोनों प्लैनेट्स के बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मुलांग 6 और मुलांग 2 के वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। मुलांग 2 के तो वैसे भी काफ़ी वीडियो है, मेरे कपिल शर्मा वाला वीडियो है जिसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 9/11 वाला जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक था उसके बारे में है। 2018 के जो वीडियो है उसमें भी बहुत बार मैंने ये सारी चीज़ें बताई है। मून वाले रिलेटेड वीडियो में जो मून लैंडिंग वाला वीडियो, वहाँ कैसे 2 का कनेक्शन होता है 2 और 7 का, वो भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया। तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि शुक्र और चंद्र का मिला जुला इफेक्ट आपको इस कॉम्बिनेशन में देखने मिलेगा। तो ये दोनों का असर आपको इनके कॉम्बिनेशन में, इन व्यक्ति के व्यक्तित्व में इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने मिलेंगे। अब मुलांग 6 और भाग्यांक 2 की बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो मुलांग 6 और भाग्यांक 2 ये जिन भी व्यक्तियों का है उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक चीज़ आपको दिखी जा सकती है। एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल होंगे। लड़का हो तो हैंडसम, लड़की हो तो ब्यूटीफुल, क्यूट। इवन लड़के भी इसमें हैंडसम होते हुए भी क्यूटनेस उनके अंदर ज़्यादा झलक सकती है। कई बार यंग एज में इनको दाढ़ी या मूंछ लेट आने वाली भी एक चीज़ इनके शारीरिक भाषा में देखी जा सकती है। साथ में इनकी जो बात होती है वो बातों में बहुत अपनापन फील होगा, बट एट द सेम टाइम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी भी देखी जा सकती है। ठीक है, विथ मैच्योरिटी या विथ परफेक्शन या नॉलेज गेन करके वो बढ़ सकता है, बट डेफिनेटली ये चीज़ इनमें देखी जा सकती है कि कभी कभार कॉन्फिडेंस में लैक कर जाते हैं। ये अपने अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देने वाले होते हैं, तो अपने लुक पे, अपने अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इवन अगर आपके घर में छोटी बेटी है जो इस कॉम्बिनेशन से बिलोंग करती है तो हो सकता है कि बहुत बचपन से उसको लिपस्टिक लगाने की या अपने बाल संवारने की या बार बार मिरर देखने की आदत रहे, मेकअप करने की आदत रहे, वो आपका मेकअप कर दे, मेकअप के वीडियो देखें। ये ज़्यादा, वैसे तो बच्चे बहुत बार सभी देखते हैं, बट इनमें ये ज़्यादा मात्रा में देखा जा सकता है। प्लस बड़े होने के बाद भी इवन लड़के जो ब्यूटी सैलून में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें वो इस कॉम्बिनेशन वाले देखे जा सकते हैं। सो ये ओवरऑल इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इसके अलावा इनके बात करने में नो डाउट कि एक अपनापन लेकिन झलकेगा, बट चंचलता, इनके चेहरे पे क्यूटनेस तो दिखेगी बट चंचल भी है। चेहरे से शांत दिखेंगे, बॉडी लैंग्वेज से, चित्त से शांत होंगे, लेकिन अंदर से काफ़ी चंचल होंगे, जो आपको इनसे बात करने के बाद या इनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद पता चलेगा। दूर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि नहीं ये तो बड़ा शांत बच्चा है, बट अंदर से बहुत सारी चीज़ें चल रही है उसके दिमाग में, ये आपको उनके बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा। किसी भी जगह पे या किसी भी पार्टी में शुरुआती दिनों में अगर ये जाते हैं तो जब तक ये कंफर्ट जोन में नहीं आते हैं तब तक ये खुलेंगे नहीं, और थोड़े से अपने अपने अलग अलग साइड में रहेंगे या थोड़ा सा डरेंगे फ्रंट में आने से या पब्लिक में जाने से। लेकिन अगर एक बार आ गए तो ये एंटरटेनमेंट करेंगे लोगों का, चाहे वो हंसी मजाक हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा इनका, और उसके साथ साथ इनकी बॉडी लैंग्वेज में ये दिखेंगे कि फिर घुल मिल गए तो फिर पूरा ही जान डाल देंगे महफिल में और एंटरटेन करेंगे लोगों को मेनली। सो ये एक इनकी अंदर चीज़ें देखी जा सकती हैं। साथ ही इनकी बॉडी लैंग्वेज में मैं एक कहूँगा कि इनका जो आँखें हैं वो काफ़ी आपको बोलने वाली दिखाई देगी। इनकी आँखें काफ़ी मतलब आई से टॉक कर सकते हैं, या इनकी आई फ्लर्टियस आइज़ भी हो सकते हैं जिसमें फ्लर्ट कर रहे हैं या किसी पे नज़र रख रहे हैं, या थोड़ा सा उनके आंखों में लगेगा कि आपके तरफ इंटरेस्टेड है, या अपोजिट, मतलब अगर लड़का है तो लड़की की तरफ इंटरेस्टेड है या लड़की है तो लड़के की तरफ इंटरेस्टेड है। ऐसा आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से या बातों से लग सकता है। मे बी वो इंटरेस्टेड हो या ना हो वो अलग बात है, वो तो आपको कन्वर्सेशन आगे बढ़ने के बाद पता चलेगा या दोस्ती आगे बढ़ने के बाद पता चलेगी। बट इनिशियल लुक में ही ये दिख सकता है कि ये लोग इजीली अट्रैक्ट होते हैं या अट्रैक्ट करवाना चाहते हैं आगे वाले पर्सन को। ये एक चीज़ इनकी बॉडी लैंग्वेज में ज़रूर देखी जा सकती है। ऊपर से अपीयरेंस का तो मैंने आपको बताया कि अपीयरेंस पे काफ़ी ध्यान देंगे, अपने कपड़े ठीक से देखेंगे। इवन अगर आप आसपास भी जा रहे हो, अगर आप शॉप भी जा रहे हो
तो भी वो लोग सच धज के निकलने वाला एक एटीट्यूड इनमें देखने मिलेगा, जो मैंने मुलांग 6 में बोला ही है। तो मुलांग 6 के साथ साथ भाग्यंग 2 में भी ये सारे कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे। साथ में अगर लड़के हैं तो हो सकता है कि जिम में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उनको अपना अपीयरेंस अच्छा करना है, तो अपने जिम में बहुत इच्छा हो, वर्कआउट करे या खुद को फिट रखने की कोशिश करे, कान में बाली पहनना, फैशनेबल रहना, ये सारी चीज़ें इनके बॉडी लैंग्वेज में या इनके जब आप इनसे मिलते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है उसमें आपको ये लोग लविंग और केयरिंग लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, और इनकी तत्पर रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी प्लेट उठाने के लिए, आपके लिए कार का डोर खोलने के लिए, या आप अगर कोई आपके घर में या फंक्शन में कुछ हेल्प लग रही है तो वो जल्दी से आके वो उसमें हेल्प कर देंगे। तो लविंग और केयरिंग वाली बॉडी लैंग्वेज या नेचर इनका दिखेगा ज़रूर आपको। लेकिन साथ में कई बार ये लोग, इनके चेहरे से ऐसा लगता है, इनके चेहरे पे नो डाउट सिंपल और सॉफ्ट लुकिंग रहेंगे, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि अगर कोई दमदार व्यक्तित्व है तो इनको इजीली मैनिपुलेट कर लेगा या इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं, ऐसा आपको दिखेगा कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से। जैसे अगर आप इनसे बात कर रहे हो और बात करने में अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगा तो आप इनको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, ऐसा आपको फील होने जाएगा कि आप जो चीज़ मनवाना चाहते हो या आप आपका पॉइंट रख सकते हो कि नहीं, अगर आप गलत भी हो तो भी इनके सामने अगर आप प्रूव कर सकते हो कि नहीं मैं सही हूँ, और ये मान भी जाएंगे, तो झगड़ेंगे नहीं उस चीज़ को लेके, या फिर उतना टाइम वो टाल सकते हैं। तो इजीली मैनिपुलेट होने वाली बॉडी लैंग्वेज इनकी देखी जा सकती है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार होगा। बट हाँ, मोस्टली ये इस कॉम्बिनेशन में देखा जा सकता है कि ये इनके शारीरिक भाषा में दिखता है कि आपको ऐसा लगेगा इनको देख के कि मैं अगर इससे कुछ भी करवाना चाहूँ कि जा भाई वहाँ से मेरा ये काम कर दे, अगर ये बड़ी पोस्ट पे भी है और आप इनको बोलेंगे कि मेरी गाड़ी पार्क कर दे, तो हो सकता है कि वो भी हाँ कर दे। सो ये चीज़ इनके अंदर देखी जा सकती है कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ना रखेंगे, भले ही अपना अपीयरेंस पे ध्यान देंगे, लेकिन बहुत एटीट्यूड ना रखते हुए आप ऐसा लगेगा कि आप इनको मना सकते हो, कोई भी बात के लिए आप इनको कन्विंस कर सकते हो। ये आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज में ज़रूर देखने मिलेगा। अब हम बात करते हैं मुलांग 6 भाग्यांक 2 के स्वभाव के बारे में। मुलांग 6 भाग्यांक 2, जिसको हम ड्राइवर नंबर 6 और कंडक्टर नंबर 2 भी बोल सकते हैं, तो इनका स्वभाव कैसा होता है? इनके स्वभाव में एक चीज़ है कि ये लोग आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होते हैं। कोई भी चीज़ को, पुराने चीज़ को भी वो नए तरीके से कर सकते हैं। आर्ट और क्रिएटिविटी वाली चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है। अपने अपीयरेंस पे, गुड लुक्स पे, फैशन से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान हो सकता है। उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे या काम करेंगे, या अपने अपीयरेंस पे जो भी इनको लगेगा कि इस पे मुझे वर्क करना चाहिए वो वर्क ज़रूर करेंगे। ठीक है। साथ में इनके स्वभाव में एक देखी जा सकती है कि चंचलता इनके स्वभाव में बिल्कुल देखी जा सकती है, कि कभी लगेगा कि मुझे ये पर्सन पसंद है या ये बंदा मेरे लिए अच्छा है, कभी लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है, मुझे कोई और पर्सन या कोई और फील्ड, ये फील्ड में भी हो सकता है कि कोई और फील्ड। आई एम नॉट सेइंग कि ये चेंज कर लेंगे, लेकिन इनके अंदर वो फीलिंग आएगी कि थोड़ा बहुत चंचलता, जल्दी मूड फ्लक्चुएट होना, मूड स्विंग होना, कभी बहुत एग्रेसिव, कभी बहुत शांत, ये भी इनके अंदर देखा जा सकता है। इनके स्वभाव में एक चीज़ है कि इनको किसी ना किसी के सपोर्ट की या किसी ना किसी के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो इनका लव लाइफ हो, या मतलब इनका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, इनका प्रेमी हो, इनको किसी ना किसी कंधे की ज़रूरत होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई रिलेशनशिप में होगा ही, बट ये चाहते हैं कि कोई इनको सपोर्ट करे। ये चाहते हैं कि जब इनका बुरा फेज़ हो तो इनको रोने के लिए किसी ना किसी का कंधा मिले। ये उस चीज़ के लिए ज़्यादा अर्ज होती है इनके अंदर, उस चीज़ के लिए। जैसे कुछ होते हैं जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं, अगर कोई दूसरे कॉम्बिनेशन, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो गम में होते हैं तो वो अकेला रहना पसंद करते हैं, या उनको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई उनसे बात ना करे, बात करे तो चिड़चिड़ फील करते हैं। बट यहाँ पे उल्टा है, इनको अगर आप दिलासा दो, अगर इनको आप कोई चीज़ का सपोर्ट दो, इनसे 2 मीठी बातें कर लो, तो हो सकता है कि ये आपके प्यार में भी पड़ जाए। सो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इनको सपोर्ट की या किसी के कंधे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील करते हैं ये लोग। तो इनके स्वभाव में एक चीज़ देखी जा सकती है कि इनको एक सपोर्ट किसी ना किसी पर्सन का, मैं ऐसा नहीं कहता हर बार उनका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो, या उनका लाइफ पार्टनर ही हो, या उनका प्रेमी हो, पेरेंट भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट इन्हें अपनी बातें शेयर करने के लिए हो सकता है कि इनका दिन अगर ख़राब बीता हो, जब तक ये किसी से बात नहीं करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ किसी ने गलत किया, तब तक इनके मन में इनको नींद नहीं आएगी और ये लोग बहुत ज़्यादा
मूड में बहुत फ्लक्चुएशन फील करेंगे, बहुत चिड़चिड़ कर सकते हैं। जब ये किसी को बता देंगे, रो लेंगे, तो ये बेटर फील करते हैं। तो इनके स्वभाव में ये चीज़ देखी जा सकती है कि इनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा है कि मूड स्विंग्स इनकी बहुत बड़ा एक स्वभाव की खासियत है। कभी बहुत एग्रेसिव, कभी बहुत शांत होना, वो इनकी एक खासियत है। इसके बाद मैं कहूँगा कि इमोशनल होना, इमोशनल होकर डिसीजन लेना, कभी कभार रिलेशनशिप में खुद का ही नुकसान कर लेना, ये सारे भी इनकी खासियतें इनके स्वभाव में देखी जा सकती हैं। इनके स्वभाव में मैंने एक बोला कि एक्सटर्नल अपीयरेंस पे ध्यान देने वाले होते हैं, लेकिन साथ साथ में जो महंगे गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जैसे कि फ़ोन इनके लिए बहुत अच्छा आईफोन हो या और चीज़ें हो, वो इनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद में मैं कहूँगा कि इनको ब्रांडेड आइटम्स, ब्रांडेड कपड़े, किसी भी सिचुएशन में हो फैमिली, लेकिन इनको ये बहुत तीव्र इच्छा होती है कि ये लोग अच्छा दिखे, अच्छा स्मेल करे या अच्छा गैजेट्स हो इनके पास, लोग इनके लिए स्टेटस सिंबल के जैसे देखे, गाड़ी अच्छी हो, टू व्हीलर अच्छी हो, फोर व्हीलर अच्छी हो, ये इनको ज़रूर ब्रांडेड आइटम्स का शौक इनके अंदर डेफिनेटली देखा जा सकता है। स्वभाव में मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि कभी कभार ये लोग एक्सटर्नल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। सो आगे वाले पर्सन को भी जब ये दोस्त बनाए, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं, बट हाँ, जब ये स्कूल में हो या इनको दोस्त, तो जो गुड लुकिंग हो या फिर जिसको सब लोग अप्रिशिएट करते हो, ऐसे लोगों से दोस्ती बनाने में इनको ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, इमोशनल होते हैं नो डाउट, किसी अगर कोई इनके खास दोस्त अगर वो नीचे भी हो तो भी उसके बारे में भी इनको प्रेम रहेगा उस चीज़ को लेके, लेकिन एक थोड़ा सा फैक्टर इनके अंदर ज़्यादा होता है कि ये लोग ऐसे पर्सन के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि चर्चा में है, जो कि दिखने में अच्छे हैं, तो थोड़ा सा आउटर अपीयरेंस पे थोड़ा सा इनका ज़्यादा ध्यान होता है हर चीज़ में। चाहे वो मूवी भी हो, तो जैसे कोई मूवी में स्टोरी ना हो, लेकिन ऐसी मूवी हो जिसकी स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो ट्रेलर बहुत ही धांसू है, बहुत खर्चा किया हो, VFX हो, वो इनको पहले अट्रैक्ट करेगा, ना कि ऐसी चीज़ें जो कि लो बजट फिल्म हो या जिसकी स्टोरी बहुत तगड़ी हो। वो इनको बाद में किसी से सुनने के बाद उसके लिए जाएंगे, लेकिन पहले वो ये नहीं सोचेंगे कि ये भी अच्छी हो सकती है या इसकी स्टोरी ज़्यादा पावरफुल लग रही है, ये वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो थोड़ा सा ये इनके नेचर में देखा जा सकता है। लविंग और केयरिंग वाला नेचर इनके अंदर बहुत हद तक देखा जा सकता है। अगर इनके घर में अगर ये बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, और इनके माता पिता को कोई प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्ब हो जाए, तो उनसे ज़्यादा नाराज ये हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा गम इनको हो सकता है, वो उनको सहानुभूति देंगे। नो डाउट इनको भी चाहिए, तो हम भी वैसे ही होते हैं, और इसलिए हम दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए इनके अंदर वो कैरेक्टर रहेगा कि ये भी बहुत सपोर्ट देंगे कि नहीं पापा ऐसा नहीं, ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, या जो भी है। जब इन पे बारी आएगी तो कई बार ये लोग नाराज़ ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन दूसरे को नाराज़ नहीं होने देंगे, उसको बोलेंगे कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, या जो भी है। तो लविंग और केयरिंग नेचर इनके अंदर बहुत हद तक देखा जा सकता है। सो ये कुछ स्वभाव की इनकी खासियत है जो हम इनके अंदर देख सकते हैं। बाकी मूलांक 6, मूलांक 2 में मैंने और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो कुछ अगर छूटा हो तो वो आप वहाँ से भी ज़रूर देख सकते हैं। बट ये कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो ओवरऑल मैं बताऊंगा कि इनके स्वभाव में हम ज़रूर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 और भाग्यांक 2 की खासियत क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वीनस और मून का कॉम्बिनेशन है। तो वीनस ब्यूटी देता है और मून ये जो है ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक और इमोशनल चीज़ें होती है। तो अपने क्रिएटिव या आर्टिस्टिक टैलेंट के वजह से किसी भी चीज़ को अपीयरेंस देना, किसी भी चीज़ को गुड लुक देना, ये इनका काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रेजेंटेशन किसी ने बनाया है, बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन उसने उस चीज़ के अपीयरेंस पे ध्यान नहीं दिया, और इनके हाथ में अगर आ जाए तो वो उस स्लाइड को बहुत ही अच्छा बनाएंगे, उसमें बहुत अच्छी इमेजेस डालेंगे, उसको आर्टिस्टिक तरीके से कलर मैच करेंगे, और ये चीज़ें ये लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को एक लुक देना, एक बेटर अपीयरेंस देना, अपनी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक के टैलेंट की मदद से वो चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरा है कि ये इनकी खासियत है कि एंटरटेनमेंट किसी भी चीज़ में, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही हो सकता है कि आप दूसरे किसी इंडस्ट्री में हो, लेकिन फिर भी लोगों को एंटरटेन करना, किसी न आपके क्लाइंट को एंटरटेन करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स में भी हो, तो सेल्स में उस चीज़ का आपसे हंसी मजाक करके, आपको एंटरटेन करके, उसके बाद ही अपनी प्रोडक्ट की बात करेंगे। सो ये इनकी खासियत है कि लोगों को एंटरटेन करना इनको पसंद होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं जैसे बात करूँ कि कोई प्लेयर है जो क्रिकेट टीम में है, उसका काम है क्रिकेट टीम पे ग्राउंड पे परफॉर्म करना, लेकिन जब डगआउट में बैठे होते हैं यही कॉम्बिनेशन वाले लोग, तो डगआउट में जब स्ट्रेस माहौल होता है कि मैच हार रहे हैं,
तब भी सबको खुश रखना, हैप्पी रखना, एक जोक मार देना और सबको वापस से चेयरफुल बनाना, ये भी इनके अंदर देखा जा सकता है। तो एंटरटेनिंग वाला कैरेक्टर इनके अंदर डेफिनेटली देखा जा सकता है। फिर उसके बाद में इनको आउटिंग पसंद होता है। तो जैसे कई बार हम जहाँ कहीं घूमने जाते हैं, सो घूमने जाते हैं तो ऐसा होता है कि मैं कहूँगा कि अभी थक गए सब लोग, अभी नहीं जाते, ये एक चीज़ रह गई है, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन ये हो सकता है बोल दे कि नहीं 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 नहीं, इतना पुश कर देगा कि आपको यहाँ मैं लेके चलता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें घुमाऊंगा, मैं टिकट निकालता हूँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा या जो भी है। तो ये वो जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, आपको वो मिस नहीं करने देंगे कोई भी चीज़। तो ये एक इनकी खासियत होती है। साथ में इनकी खासियत होती है कि इमोशनल होकर डिसीजन तो भले ही लेते हैं, बट ये सपोर्ट भी उतना ही करते हैं कि अगर किसी फैमिली मेम्बर को कुछ सपोर्ट लगे, उसको केयर लगे, उसको नर्चर करना हो, अगर अपने बच्चों को वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से जा रहा हो तो उसको प्यार से दुत्कारने से लेके उसको पूरा सपोर्ट करना, मतलब उसको मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, रात रात भर उसके पास सोना, उसके बगल में सोना, अगर तबीयत खराब है तो उसको रात भर उसको केयर करना, मतलब ठंडे पानी के पट्टी लगाना या जो भी है। तो ये केयरिंग वाला चीज़ इनकी खासियत है। ये केयरिंग के वजह से कई बार नोटिस भी होता है कि ये लोग अगर किसी स्टाफ के दूसरे के केयर कर रहे हो तो ये नोटिस हो जाती है और इसका बेनिफिट भी इनको मिलता है। तो ये कुछ खासियत है जो इनके अंदर देखी जा सकती है। एक खासियत तो मैंने आपको बार बार बोली है कि अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो कभी कभी उस चीज़ को लेके ये सेल्फ ऑब्सेस भी हो सकते हैं कि मैं फिट दिखूँ, मैं अच्छा दिखूँ, मेरा पोस्चर अच्छा दिखे, मेरे कपड़े अच्छे दिखे, मेरी वॉच अच्छी दिखे, मेरा मोबाइल का कवर भी अच्छा हो। सो वो चीज़ को लेके भी थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। तो ये कुछ एक खासियत है जो इनके अंदर हम जरूर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 भाग्यांक 2 की खामियों के बारे में। तो मूलांक 6 भाग्यांक 2 की सबसे बड़ी खामी है कि इनका मूड स्विंग, अगर मूड स्विंग को कंट्रोल कर ले तो लाइफ में इनको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा है कि इमोशनल होके डिसीजन लेना। सो कई बार रिलेशनशिप में भी इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं और फिर गलत इंसान के प्यार में पड़ सकते हैं, वो भी इनके अंदर देखे जा सकता है। इस वजह से रिलेशनशिप इनकी ब्रेक होना, चंचलता, सो कई बार रिलेशनशिप में पछताना, वो इनकी खामियां देखी जा सकती है। रिलेशनशिप में इतना फोकस कर देना कि प्रोफेशनल लाइफ से दूर हट जाना, प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कम कर देना, वो भी इनकी खामी है। तो इन चीज़ों पे इमोशन साइड, अपनी लव लाइफ, इस पे इतना ध्यान देते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो वो इनके लिए एक कारक बन जाता है नीचे आने के लिए इनके प्रोफेशनल लाइफ में, वो एक इनकी खामी मैं कहूँगा। साथ ही मैं कहूँगा कि एक्सटर्नल अपीयरेंस पे इतना ध्यान देने में चले जाते हैं कि इंटरनल क्वालिटीज़ नहीं देखते। तो कभी पार्टनर चूज करने में भी ये गलतियाँ करते हैं कि उसका बाहर का अपीयरेंस देखेंगे लेकिन वो इंसान कैसा है वो नहीं देखेंगे। तो उसकी वजह से कई बार इनको पछताना पड़ सकता है। तो वो एक इनकी वो इनकी एक खामी है जो कि मैं कहूँगा कि इनकी एक वीकनेस है जिस पे इन्होंने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि एक और खामी है कि ये जो लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन कर जाते हैं। नंबर 2 के बारे में हमने पहले भी देखा है, तो भाग्यांक 2 होने की वजह से उसका भी इफेक्ट यहाँ पे आएगा। सो ये जो होता है कि लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, 1 तारीख से सोचते हैं कि मैं ये चीज़ पढ़ूंगा या ये प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, लेकिन वो 1 तारीख आते ही सोचते हैं कि नहीं अब मैं अगले वीक करता हूँ, अगले मंडे से करता हूँ, फिर अगले महीने की 1 तारीख से करता हूँ। तो उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, जो इनका एक खामी में कहूँगा जिस पे इन्होंने काम करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वो चीज़ पे अगर ये काम करे तो इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, इनका क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। तो वो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। वो अगर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट द थिंग इज़ कि इस पर उनको काम करना पड़ेगा। इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, कोई जेमस्टोन नहीं होता, इसको ये आपको खुद को ही सुधारना पड़ता है। तो ये खामी है जिस पे आपने ध्यान देना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं मूलांक 6 भाग्यांक 2 के रिलेशनशिप्स के बारे में, तो मैंने तो कई बार इस वीडियो में ऑलरेडी बोला हूँ कि रिलेशनशिप इनको चाहिए होती है, इनको अर्ज होती है कि इनको कोई पार्टनर मिले जो इनको सपोर्ट करे, बट उसमें गलतियाँ भी कर जाते हैं। कम एज में रिलेशनशिप में आना, बहुत बार एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में स्विच होना, ये भी इनका प्रॉब्लम हो सकता है। इवन मैं कहूँगा कि एक्स्ट्रा, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी का होगा, बट ये चांसेस भी होते हैं कि मैरिज लाइफ में होते हुए भी किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होने की भी पॉसिबिलिटी इनके लाइफ में बन सकती है, जिसके वजह से भी कई बार इनके मैरिज लाइफ में या इनके लव लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सो रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आना, वो भी इनके इमोशनल होके जो डिसीजन लेना और पहले फिर पछताना, ये इनके लाइफ में थोड़े से इश्यूज़ है
जो कि देखे जा सकते हैं। बट मैरिज लाइफ अगर अच्छे नंबर के साथ, जो इनके कंपैटिबल नंबर हो उनके साथ अगर हो जाती है तो मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती। मैं कहूँगा कि 70 to 80% केस में। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगे, बट अदरवाइज मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी के सभी लोग ऐसे हो सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई और पर्सन आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाए, वो फ्लर्ट, नॉर्मल फ्लर्ट बढ़ जाए, या फिर आप भी उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए, सो फिर दोनों क्लोज आने लगे। तो ये पॉसिबिलिटी या ऐसे इंस्टेंसेस आपके लाइफ में आ सकते हैं। इनसे बचे तो मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अदरवाइज कोई इशू नहीं आता। आप आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रोमांटिक साइड आपकी होती है, बहुत अच्छे रोमांटिक नेचर इन लोगों का होता है। सो रोमांटिक वाली चीज़ें इनके अंदर डेफिनेटली देखी जा सकती है, जो मैंने स्वभाव में नहीं बताया, लेकिन ये रोमांटिक होते हैं और अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को बहुत हद तक खुश करते हैं, जो लोग कोई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उनको सरप्राइज़ देना, उनको कोई चीज़ से खुश कर देना, जो उनको पसंद है ऐसी जगह पे लेके जाना, जो उनको पसंद है ऐसा काम करना, ऐसा कुछ तो अलग करना जो कि पार्टनर को, लव लाइफ को हमेशा जगा के रखे। बुढ़ापे में भी, मतलब 60 साल वाला पर्सन अगर अपनी वाइफ को एक डांस के लिए ये करता है, मजबूर कर देता है और डांस करवा लेता है उससे, तो डेफिनेटली वो मूलांक 6 या भाग्यांक 2 वाला हो सकता है। फिर उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति 55-60 साल की उम्र में सेकेंड हनीमून पे चले जाए तो वो भी डेफिनेटली मूलांक 6 भाग्यांक 2 वाला व्यक्ति हो सकता है। अगर अपने पार्टनर को उस एज में भी प्रपोज करे जब उससे चलना मुश्किल होता है, जब घुटनों पे बैठना मुश्किल होता है, और उस एज में ये घुटनों पे बैठ के उनके लिए कुछ इजहार कर दे अपने इश्क का, तो वो मूलांक 6 और भाग्यांक 2 में डेफिनेटली देखा जा सकता है। तो नो डाउट रोमांटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, बट हमें कुछ चीज़ों जो इसका साइड इफेक्ट है उससे बचना है। सो ऐसा ना हो कि आप किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो। अदरवाइज आपकी मैरिज लाइफ और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल सकती है। सो ये कुछ चीज़ें जो रिलेशनशिप्स के बारे में मैं कहूँगा, मूलांक 6 और भाग्यांक 2 के बारे में। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 भाग्यांक 2 के करियर के विषय में। अगर आपका मूलांक 6 भाग्यांक 2 है तो ऑलरेडी आप इस करियर से कनेक्टेड हो सकते हो, या आपको फील होगा कि इन फील्ड्स को अट्रैक्शन आपको बहुत पहले से है। सो ये कुछ फील्ड है जो आपके लिए सूटेबल हो सकती है, या आप ऑलरेडी इन फील्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो एक है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मतलब चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मीडिया हो, जिसमें एंटरटेनमेंट वाले पोर्शन है, किसी भी फील्ड में। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक्टर, लेकिन एक्टर के अलावा भी जैसे जो कैमरे के पीछे वाले लोग हैं, मीडिया पर्सन हैं, जो एडिटिंग वर्क करते हैं, या सिनेमाटोग्राफी है, या फोटोग्राफी है, या ये सारी चीज़ें जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, वो फील्ड इनके लिए अच्छी है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि कोई भी ब्यूटी पार्लर या जो अपने अपीयरेंस वाली जो चीज़ें हैं, जैसे मेकअप हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, सैलून हो गया, या फैशन से रिलेटेड हो गया, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी इनके लिए ये फील्ड से कनेक्शन देखा जा सकता है, या इस फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है। हेयर स्टाइलिस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें भी इनके लिए अच्छी हो सकती है। फिर उसके बाद में मैं कहूँगा कि इनका जो कपड़ों से रिलेटेड हो सकता है, कपड़े मतलब फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, कपड़ों का दुकान हो सकता है, कपड़ों के दुकान में काम करने वाले पर्सन हो सकते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड हो सकता है, आर्टिस्टिक चीज़ें, गिफ्ट आइटम से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, या उस चीज़ में आप काम कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद एनी काइंड ऑफ लिक्विड आपके लिए है। सो कोई भी द्रव्य पदार्थ जिसका कनेक्शन लिक्विड से आता है, जैसे पानी हो, लीकर हो, उसके बाद में परफ्यूम हो, उसके बाद में मैं कहूँगा दूध हो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, आइसक्रीम हो, जो लिक्विड जिसका कनेक्शन है, ऑयल हो, पेट्रोल पंप हो, डीजल पंप हो, ये सारी चीज़ों से भी आपका कनेक्शन आ सकता है। लिक्विड रिलेटेड फील्ड से भी आपका कनेक्शन देखा जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि होटल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री। सो होटल, रेस्टोरेंट, लॉजिंग, बोर्डिंग, ये भी आपके लिए फेवरेबल फील्ड्स है और इसमें आपका ऑलरेडी कनेक्शन हो सकता है। सो होटल मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी फील्ड हो सकती है, या आपका ऑलरेडी कनेक्शन इन चीज़ों से हो सकता है जिसमें फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और ऐसे फूड प्रोडक्ट जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो तो और भी अच्छा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सो शेक्स का बिजनेस, चाय का बिजनेस, कॉफ़ी का बिजनेस, कैफ़े हाउस, ये सारी चीज़ें भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपको रिजल्ट्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपका हो सकता है कि इन चीज़ों से ऑलरेडी कनेक्शन है। फिर उसके बाद में मैं कहूँगा कि हॉस्पिटैलिटी, जिसमें केयरिंग करना है। मैंने ऑलरेडी बोला कि केयरिंग इनकी एक बहुत बड़ी साइड है, इनका बहुत बड़ा इनका पॉइंट है, इनका पिक्युलैरिटी है। सो हॉस्पिटैलिटी मतलब मेडिकल फील्ड, जैसे नर्सिंग हो गया, वो इनके लिए अच्छा हो सकता है। नर्सिंग के अलावा मैं कहूँगा कि जिसमें केयर करना है लोगों की, तो जैसे
कोई भी हेल्थ प्रोफेशन वैसे भी केयरिंग होता है, बट नर्सिंग एक अच्छा ऑप्शन है। फिर कार्डियक सर्जन या कार्डियक फिजिशियन बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि हार्ट रिलेटेड चीज़ें भी नंबर 6 से रूल होती है। फिर बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, जैसे पैथोलॉजी ब्लड से रिलेटेड, या फिर एनेस्थेशिया जिसमें लिक्विड का ज़्यादा यूज़ है। फिर उसके बाद में न्यूरो सर्जरी एक आपके लिए ऑप्शन है। फिर उसके बाद में चेस्ट और रेस्पिरेटरी, क्योंकि चेस्ट पे भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। गायनेकोलॉजी, क्योंकि सेक्सुअल डिसीजेस या फिर बच्चा होना, गायने के रिलेटेड, ये भी चीज़ें इन्हीं नंबर से देखी जा सकती है। सो उन चीज़ों में भी आप बहुत एक्सेल कर सकते हो, उसमें आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो सकते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छी फील्ड्स है। स्किन रिलेटेड हो गया डर्मेटोलॉजी, क्योंकि स्किन भी शुक्र के और मून के कनेक्शन में आती है। सो डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छा बन सकते हैं आप। फूड रिलेटेड हो गया तो जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, सो न्यूट्रिशनिस्ट भी बहुत अच्छा एक फूड से रिलेटेड है, जो आप इन चीज़ों में कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिकल के ऑप्शन है जो आपके लिए सही जा सकते हैं। मेडिकल में प्लास्टिक सर्जरी भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि मैरिज हॉल, मैरिज लॉन, मैरिज से रिलेटेड वाली चीज़ें भी आपके लिए फेवरेबल जा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा लोकेशन है तो आप वो चीज़ें भी आप शुरू कर सकते हैं, मैरिज हॉल, मैरिज लॉन। या एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें, जैसे कि आपने थिएटर खोल लिया, वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा जा सकता है, अच्छा वर्क कर सकता है। उसके बाद में जहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल कि बच्चों का खेलने वाला जो प्लेस होता है, किड्स के प्लेइंग के लिए जो भी एक सेटअप बनाते हैं, वो भी आपके लिए फेवरेबल जा सकता है, या आप उसमें एक्सेल कर सकते हो। फिर मैं कहूँगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके लिए चल सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग आपके लिए चल सकता है। सो ये कुछ फील्ड्स हैं जो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं, आपका इन चीज़ों से कनेक्शन आ सकता है। लेडीज़ गारमेंट, वो गारमेंट कपड़ों में सारे कपड़ों से रिलेटेड आ गया, लेकिन लेडीज़ से रिलेटेड, क्योंकि वीनस और मून ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं जो कि फीमेल्स को ज़्यादा इंडिकेट करते हैं, तो फीमेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें लगती है वो डेफिनेटली आप उसमें ज़्यादा, तो लेडीज़ गारमेंट्स हो, लेडीज़ प्रोडक्ट्स हो, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फील्ड, कोई भी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फील्ड, चाहे म्यूज़िक हो, वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड भी आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जो आपके लिए, आप ऑलरेडी इन चीज़ों में कनेक्टेड हो सकते हो, या आपको ये फील्ड सूटेबल हो सकते हैं। अगर आपको बहुत अंदर से बचपन से गट फीलिंग आती है कि ये फील्ड मेरे लिए सूटेबल है, तो वो आपके लिए मोस्टली सही साबित होती है। वो आपके लिए, आपका अंतर्मन बहुत पहले से बोल रहा होता है कि मुझे इसी फील्ड में सक्सेस मिलेगा या मुझे यही पसंद है, उसको आपने ज़रूर सुनना चाहिए। और अगर वो इन फील्ड से कनेक्टेड है जो मैंने अभी बताया, तो नंबर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आपका इंट्यूशन भी बोलता है तो डेफिनेटली आप ट्राई करनी चाहिए, इन चीज़ों में आपने डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 भाग्यांक 2 को हेल्थ रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो इनके लिए मैं बात करूंगा कि इनको डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा इशू हो सकता है। उसके बाद में स्किन रिलेटेड और आइज़ रिलेटेड की पॉसिबिलिटी इनको बन सकती, हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्किन का इशू हो या थोड़ा बहुत ट्रबल हो स्किन से रिलेटेड। फिर उसके बाद में मैं बात करूँगा कि इनको एनी काइंड ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, मतलब जिसमें आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई फीमेल्स हो तो, ब्लड आ गया, ब्लड रिलेटेड आ गया, हार्मोन्स रिलेटेड आ गया, वो सारी चीज़ें भी पॉसिबिलिटी बनती है। फिर उसके बाद में मैं कहूँगा कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, क्योंकि ये भी ब्लड रिलेटेड ही है, ब्लड प्रेशर और ब्लड में शुगर बढ़ना, ब्लड की शुगर लेवल, ये भी इन चीज़ों से रिलेटेड है, तो वो भी इनको दिक्कतें आ सकती है। फिर इसके बाद मैं कहूँगा चेस्ट और हार्ट रिलेटेड। सो हार्ट रिलेटेड जितने भी या चेस्ट रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर फीमेल्स है तो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के पॉसिबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें, एक स्टेज के बाद थोड़ा रेगुलर चेकअप करें। और अगर मेल्स है तो हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल का, फीमेल्स है तो भी कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करना है, बट एट द सेम टाइम ब्रेस्ट रिलेटेड भी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। उसके बाद गायनेकोलॉजी रिलेटेड या सेक्सुअल ऑर्गन रिलेटेड ये इश्यूज़ भी आप लोगों को हो सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कम ज़्यादा लगता है चीज़ें, तो डेफिनेटली आप ओपिनियंस ले डॉक्टर के, और इस चीज़ों को बढ़ने ना दे। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हल्के सिम्टम्स भी हो इन चीज़ों से रिलेटेड तो ज़रूर जाए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बॉडी फ्लूइड्स, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे बॉडी के लिक्विड्स हो, फिर स्किन और हेयर, क्योंकि ये डर्मेटोलॉजी में आता है ये चीज़ें। फिर उसके बाद में मैं कहूँगा कि चेस्ट और हार्ट रिलेटेड सारी चीज़ें, इन पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ों पे इन्होंने ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में अलर्ट रहना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में छोटा भी कॉम्प्लिकेशंस हो तो डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50 इन्होंने हार्ट तो रेगुलर चेकअप करना ही है। मैं मूलांक 6 में भी बार बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये
मैंने 2-4 केस में ये चीज़ें देखी होती तो मैं आपको बोल सकता था कि नहीं ये 2-4 ही चीज़ में देखी है, कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं, बट मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स में ये चीज़ें देखी है। मतलब मैं कहूँगा कि अगर मैंने आज तक 10,000 कंसल्टेशन किए और उसमें से 2 से 3,000 कंसल्टेशन अगर मूलांक 6 वालों के हो, तो अगर वो मिडिल एज में या ओल्ड एज में मेरे पास आए तो उनको डेफिनेटली उनके ECG और कोलेस्टेरॉल में मैक्सिमम लोगों में 90% केसेस में मैंने 80 to 90% केसेस में देखा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर हमको पहले ही पता चल जाए तो हमें उसका बेनिफिट हो सकता है, हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। हम थोड़ा बड़ी चीज़ है, इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि जब किसी को हार्ट में 95% ब्लॉकेज आता है तभी वो हॉस्पिटल पहुंचता है, क्योंकि रूटीन चेकअप कराने की आदत नहीं है। सो यही अगर पहले आ जाए तो दवाइयों से सॉल्व हो जाएगा, हमें ना बाईपास करना पड़ेगा, ना कोई बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। सो ये चीज़ें अगर आपको पहले से अंदाजा हो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में मैच हो रहा है और इंडियन टीम को पता है कि पिच कैसी है, स्पिनर फ्रेंडली पिच है, तो डेफिनेटली वो स्पिनर ज़्यादा खिलाएंगे, तो मैच जीतने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेम गोज विथ अवर लाइफ कि अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हमको पता है कि ये चीज़ें हो सकती है, तो हम उसका पहले से प्लान तैयार करेंगे, हम उसके लिए हम रेडी रहेंगे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको अर्ली स्टेज में ही ख़त्म कर दें। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नोटिस करनी चाहिए, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरे वीडियोस को सिर्फ सुनने के लिए मत सुने या इससे डरे भी मत, मैं साइकोलॉजी नहीं बिगाड़ना चाहता आपकी, लेकिन एक रूटीन चेकअप करने में क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 दिन और कुछ पैसे खर्च होंगे, जो कि शायद बड़ा खर्चा 2 लाख रुपये खर्च होने से अच्छा है कि 2,000 रुपये खर्च हो जाए रूटीन चेकअप्स में। तो ये चीज़ें आप फॉलो ज़रूर करिए। इंडिया में ये थोड़ा सा हमारा माइनस पॉइंट है क्योंकि हम रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते हैं, बट मेरे वीडियो सुनने के बाद तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देते हैं। अगर मैं किसी एक का भी हार्ट अटैक बचा पाऊँ, अगर एक का भी सर्जरी बचा पाऊँ, तो मैं सोचूंगा हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया, हमें यहाँ पे जितना भी हमने ये वीडियो बनाने में जितना भी समय दिया है वो यूज़फुल हो गया। सो मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, और ये कुछ हेल्थ रिलेटेड है जहाँ पर आपने ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आपके लिए क्या लकी है, क्या अनलकी है। तो अब अभी हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए क्या ऑस्पिशियस हो सकता है, क्या आपके लिए शुभ हो सकता है, क्या आपके लिए लकी है। तो अगर मैं लकी नंबर की बात करोगे तो आपका खुद का मूलांक 6 सबसे ज़्यादा लकी है। ये 6 अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, ये बहुत लकी नंबर है, ये वीनस का है, ये लग्जरीज़ का नंबर है। सो लग्जरीज़ प्रोवाइड करने का कारक है, तो आपके लाइफ में लग्जरीज़ प्रोवाइड हो सकती है। सो सबसे ज़्यादा आपको 6 नंबर आपको प्रीफर करना है। सो आपके लकी नंबर में 6 आएगा। फिर उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं 3 और 9 भी आपके लिए चल सकते हैं, और 7 भी आपके लिए चल सकता है, और 2 आपके लिए या तो एक्सट्रीमली गुड जाएगा या तो एक्सट्रीमली बैड जाएगा। तो 6 के अलावा आप 3 और 9 का यूज़ कर सकते हैं। 5 भी चल जाएगा, आपके फ्रेंडली नंबर में आता है, तो 5 भी आपके लिए चल सकता है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि 7 चल सकते हैं, आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन है। 2 आपके लिए एक्सट्रीमली गुड या एक्सट्रीमली बैड हो सकता है, कभी कभी बहुत ही अच्छा, कभी कभी बहुत ही बुरा। सो ये आपको ध्यान रखना, ये हो गया आपके लकी नंबर। अब हम बात करते हैं लकी डेट्स की। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपको देना है लकी डेट्स की, वो है 6, 15, 24 को। सो आपकी जो मोस्ट फेवरेबल डेट है वो 6, 15, 24 रहेंगी। सो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर करना है तो 6, 15, 24 पे करने की कोशिश करें। 6, 15, 24 अवेलेबल नहीं है तो 3 या 9, जिस तारीख का टोटल 3, 9 या 5 आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे 3, 12, 21, 30, 9, 18, 27 या 5, 14, 23, ये डेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 7, 16, 25 भी एज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बट वो लास्ट ऑप्शन है। और 2, 11, 20, 29 ऑलवेज रिमेंबर कि बहुत ज़्यादा लकी डेट्स भी जा सकते हैं, बहुत अनलकी भी हो सकती है। सो ये हो गए आपके लकी डेट्स के बारे में। और आपने लाइफ में अगर देखा भी होगा फ्लैशबैक में जाके, तो कई बार इन डेट्स पे आपके कई इंपॉर्टेंट काम आपके ऑलरेडी हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार ये डेट लिखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं। पूर्णिमा कब की है, अमावस्या कब की है, वो डिमिनिश वाला टाइम कब है, एक्सपेंशन वाला टाइम कब है, ये सब आपको नहीं पता, तो वो कभी कभार वो डेट। लेकिन इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बेसिक गाइडलाइन है कि हमेशा अगर फॉलो करना चाहें, अगर आप एक बेसिक प्रिंसिपल हो, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं ये फॉलो करूँगा कि हमेशा ये डेट्स को पहला प्रेफरेंस दूंगा, जो कि 6, 15, 24 है। अब हम बात करते हैं लकी डेज़ की। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि डेज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, डेट्स को ज़्यादा दे। डेट्स मतलब तारीखों को ज़्यादा दे, ना कि वार को, कि मेरे लिए ये वार अच्छा, मेरे लिए वो वार खराब। लेकिन फिर भी इंडियंस ये ज़रूर सुनना चाहते हैं कि वो मेरे लिए कौन सा डे अच्छा। तो आपके लिए फ्राइडे एक अच्छा हो सकता है। फ्राइडे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्र का दिन है। और मंडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वो वाइस वर्सा भी जा सकता है, एक्सट्रीम में भी जा सकता है, गुड बैड में। फ्राइडे के अलावा मैं कहूँगा कि थर्सडे और ट्यूसडे भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया आपकी लकी डेज़ के बारे में। फिर हम बात करते हैं कि लकी कलर्स क्या है आपके लिए। सो लकी कलर्स में मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आपको जो लकी कलर है वो है ब्लू।
ब्लू का आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ब्लू के अलावा वाइट और आप पिंक भी यूज़ कर सकते हैं, अगर फीमेल्स है तो पिंक भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेल्स यूजुअली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए पिंक और वाइट, ब्लू और वाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। पर्पल और वॉयलेट भी कलर आपके लिए चल जाएंगे। ऑल लाइट शेड्स, मतलब कि हल्के जो कलर्स है, वाइट, क्रीम, सिल्वर, ये सब भी आपके लिए सूटेबल है, तो वो ये कलर्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। तो ये लकी कलर्स है आपके लिए। अब लकी एज, जब भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें घटी होगी, अगर आप फ्लैशबैक में जाके देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो आपके लाइफ की इंपॉर्टेंट घटनाएं जब आपका रनिंग एज 15, 24, 33, 42, 51 है, तभी हुई होगी। और अगर नहीं हुई है तो आगे आने वाली एज में, उन ईयर्स में ही होगी। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, हो सकता है आपको नौकरी इस एज में लगी हो सकता है कि आपका बिजनेस इस एज में शुरू हुआ हो, जब आपका रनिंग एज 6 पे आ रहा हो, जैसे 33वां साल, 42वां साल या 24वां साल, या आप कोई फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हुए हो इसी साल, या आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इसी साल मिली हो, ये सारी ये आप देख सकते हो। 6 के अलावा आपको 3, 5 और 9 भी अच्छे जा सकते हैं। सो जैसे रनिंग एज 30 है, फिर मैं कहूँगा 39 है, 48 है, रनिंग एज 36 है, 27 है, 45 है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जा सकते हैं। जिस रनिंग एज का टोटल 5 आता है, जैसे 23वां साल, 32वां साल, 41वां साल, 50वां साल, वो भी आपके लिए अच्छा जा सकता है। बट मोस्टली प्रीफर करिए कि 6 के बाद 3, 5 और 9 का आप यूज़ कर सकते हो। 7 भी आपके लिए चल सकता है। 2 वाले जो एज है तब आपके लिए एक्सट्रीम गुड या एक्सट्रीम बैड भी हो सकता है। अगर आपका मूलांक 6 भाग्यांक 2 है तो हो सकता है कि आपके 29वें साल में आपको जॉब मिला हो, बट उसी साल आपकी तबीयत बहुत बिगड़ी हो सकता है कि 20वें साल में आपकी एडमिशन मेडिकल फील्ड में हुई हो, लेकिन उसी साल आपका घर में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, फैमिली लॉस हो गया हो, ये भी आपको देखे जा सकते हैं। हो सकता है कि 38 रनिंग एज में आपका बिजनेस बहुत ग्रो किया हो, लेकिन आपको बहुत बड़ा हेल्थ इशू उसी साल पे डायग्नोस हुआ हो, या आपका कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गया हो जिसकी वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए हो, या फॉर एग्जांपल मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो, ये चीज़ें भी आप देख सकते हो। तो 2 आपके लिए एक्सट्रीमली गुड भी जा सकता है, एक्सट्रीमली बैड भी जा सकता है। यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ ईयर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए कैलेंडर ईयर्स कौन से फेवरेबल है। तो जिस भी कैलेंडर ईयर का टोटल 6 आता है, हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका मूलांक भाग्यांक किसी सीरीज में है, तो हो सकता है कि 2004, 2013, 2022 आपके लाइफ के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट रहे हो। उसी ईयर में आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हुई हो। तो ये एक आप नोटिस करके देख सकते हैं। आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम या सबसे इंपॉर्टेंट बिगनिंग वहीं पे हुई हो। आपकी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होना हो, MBA में एडमिशन होना हो, या आपका जॉब स्टार्ट होना है, इंक्रीमेंट होना हो, प्रमोशन होना है, बिजनेस स्टार्ट होना है, शादी होना, ये इन ईयर्स में ज़्यादा पॉसिबिलिटी। 6 के अलावा 5, 3, 9 वाले जो ईयर है, जिसका टोटल 3, 5 या 9 आता है, जैसे कि 2021 हो गया, 2019 हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया, जिसका भी टोटल 9 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा, वो भी आपके लिए चल सकते हैं। 7 वाले ईयर्स भी चल सकते हैं, बट 6 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। तो आप हमेशा आगे भी आने वाले ईयर्स में रिस्क लेना चाहे तो ऐसे ईयर्स में ज़्यादा ले सकते हैं, जब आपका रनिंग एज 6 पे हो या आपका कैलेंडर ईयर 6 पे हो। टोटल आई मीन टू से 6 टोटल आ जाए, तो जैसे 2000 अगर हम बात करें 2031 अपकमिंग ईयर्स में 2031 का टोटल 6 होगा, वो आपके लिए फेवरेबल जा सकता है। तब आप रिस्क ले सकते हो, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए शुभ साबित हो सकती है, आपके लिए लकी साबित हो सकती है, या ऑलरेडी हुई होगी। अगर आप फ्लैशबैक में जाके देखो तो आपको ऑलरेडी आपको ये प्रूफ्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 भाग्यांक 2 के लिए क्या अशुभ साबित हो सकता है, क्या आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर बार हर किसी के लिए साबित हो, क्योंकि क्या है कि आपका मैंने पर्सनल चार्ट पूरा रीड नहीं किया है। ये हम आपके 2 मेन पिलर के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन उसमें और भी फैक्टर है। आपका ज़ोडिएक नंबर क्या है, आपका नेम नंबर क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, ये सारे फैक्टर्स भी असर करते हैं। सो अब ज़्यादा परफेक्शन तब आता है जब मेरे पास ये सारा डेटा हो। अदरवाइज़ ये उतना जो एक जनरल गाइडलाइन है वो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ। तो जनरल गाइडलाइन ये है कि आप लोगों के लिए 4 नंबर बुरा जा सकता है, 4 नंबर आपको दिक्कत दे सकता है। अगर आपके लाइफ में आप ऑब्जर्व करके देखिए कि जब आपके लाइफ में इंजरी हो या कंट्रोवर्सी हो या हेल्थ इशू हो, तो वो मोस्टली जब आपका रनिंग एज 22 होगा, 31 होगा, 40 होगा, तब हुआ होगा। तो जैसे आपको कोई एक्सीडेंट हो गया या आपको कोई हार्ट से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गया, कोई अटैक आ गया, तो वो हो सकता है कि नंबर 4 पे हुआ हो। तो 4 जब भी 4 नंबर आपके लिए ओवरऑल खराब है, 4 आपने अवॉइड करना चाहिए। वो गाड़ी का नंबर हो, घर का नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, आपने अवॉइड करना चाहिए। तो 4 आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। 4 के अलावा थोड़ा बहुत 8 जा सकता है, बट 8 आपके कॉम्बिनेशन के लिए ठीक ठाक जा सकता है, बट फिर भी अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है।
सो ये 2 नंबर है जो आपने अवॉइड करने चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा डेट्स में भी हम देखेंगे कि जिसकी डेट का टोटल 4 है वो स्पेसिफिकली अवॉइड करें। 4, 13, 22, 31 को अवॉइड कर सकते हैं आप। 8, 17, 26 को भी सेकंड ऑप्शन के तौर पे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन 4, 13, 22, 31 को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। कोई नया काम, इंपॉर्टेंट काम करना हो तो ये डेट पे ना करें। अब हम बात करेंगे कि अगर डेट्स के अलावा अगर ऐसी चीज़ जो आपके लिए अनलकी साबित हो सकते हैं, कलर्स जो अनलकी साबित हो सकते हैं, वो है ब्लैक, आप अवॉइड कर सकते हैं। वैसे आपके लिए उतना बुरा नहीं है जितना मैं बाकियों को बोलता हूँ, आपके लिए वैसे बाकी सारे कलर चल सकते हैं, बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट डेज पे, जैसे आपका इंटरव्यू हो या एग्जाम हो, इन डेट्स पे आप ब्लैक अवॉइड कर ले तो ज़्यादा बेटर है। फिर मैं बात करूँगा कि डेज़ में, तो डेज़ में अगर आप देखें तो सैटरडे आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम रनिंग एज में, मैंने ऑलरेडी बात कर लिया कि जब 4 आएगा तो आपके लिए थोड़ा ख़राब है, तो 4 वाले रनिंग एज जैसे 40वां साल, 49वां साल, 58वां साल, आपने केयरफुल रहना चाहिए। तब बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, रिस्क के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर हो सकता है 2020, 2011 आपके लिए ख़राब गया हो सकता है कि कैलेंडर ईयर जब 4 पे रहा हो वो आगने वाले ईयर्स में भी आपके लिए ख़राब हो, 2029 है, तो आपने केयरफुल रहना चाहिए। 4 के अलावा कैलेंडर ईयर 8 पे 2024 है, या फिर 2015 था या 2006 था, तब भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो कैलेंडर ईयर 4 और 8 में आपने थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए। डेज़ में मैंने बोला कि सैटरडे आपने अवॉइड करना चाहिए, कलर्स में ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने, अगर आप फ्लैशबैक में जाके देखो तो ऑलरेडी आपके प्रॉब्लम्स कई बार इन्हीं ईयर्स में हुए होंगे। अगर आपको दिख रहा है कि आप फ्लैशबैक में इन्हीं स्पेसिफिक ईयर्स में आपको प्रॉब्लम हुई है, तो आप फ्यूचर में भी उन ईयर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे, थोड़ा संभल के रहेंगे। उन ईयर्स में मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, इन ईयर्स में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ना करें। उन ईयर्स में अगर आप कोई बड़ा प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, बड़ी अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रुक जाए, 1 साल रुक जाए, उसके बाद कर लें। सो ऐसे इन चीज़ों को आप प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 भाग्यांक 2 की कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो इनकी सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी मूलांक या भाग्यांक 6 के साथ हो सकती है। सो वो इनके लिए बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर हो सकते हैं। फिर उसके बाद मूलांक या भाग्यांक 2 भी इनके लिए कंपैटिबल हो सकते हैं, बट कभी कभार वो एक्सट्रीमली गुड या बैड वे में भी जा सकता है, बट वो भी इनके लिए कंपैटिबल है। इसके अलावा 3, 5, 9 भी चलेगा और 7 भी चलेगा। ये कुछ नंबर्स हैं जो इनके लिए थोड़े बहुत कंपैटिबल हो सकते हैं, बट प्रायोरिटी हमेशा 6 पे होनी चाहिए। 6 अगर 2 में से एक नंबर है तो बिजनेस पार्टनर करने के लिए या फिर लाइफ पार्टनर के लिए, ये अगर 2 में से एक अंक मूलांक या भाग्यांक 6 है तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं। उनके साथ आपकी पार्टनरशिप फुलफिल हो सकती है, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें आप एज अ पार्टनर ढूंढते हुए, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर ढूंढते हुए चेक कर सकते हैं। अब मूलांक 6 और भाग्यांक 2 के बारे में अगर मैं सजेशंस की बात करूं, मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए क्या है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को अवॉइड करें। कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई जेम्स स्टोन या कोई ऊपर से भगवान आके भी आपका हाथ पकड़ के भी आपसे काम नहीं करवा सकता जब तक आप अंदर से ना चाहें। सो ये एक चीज़ आपको करनी है, ठीक है। ये एक चीज़ पे आपने फोकस करना चाहिए। दूसरा सजेशन ये रहेगा, जो मैंने आपकी स्पेशलिटी में मैंने बात नहीं की, लेकिन एक चीज़ है कि आप आपके गट फीलिंग और इंट्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 2 की वजह से वो भी आपके अंदर थोड़े बहुत प्रमाण में, काफ़ी प्रमाण में हो सकता है। भले ही भाग्यांक 2 है तो उसका असर कम रहता है, लेकिन आप अपनी गट फीलिंग को और अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरा कि आप अपनी आर्ट और क्रिएटिविटी को यूज़ करें। कोई भी चीज़ को अपने आर्टिस्टिक टैलेंट और क्रिएटिव टैलेंट से नया बनाने की कोशिश करें, दुनिया के सामने कुछ मास्टरपीस बनाए, कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। चौथा मेरा सजेशन रहेगा कि आप इमोशनल डिसीजन ना ले, इमोशनल डिसीजन मेकर ना बने, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली भी सोचें। उसके बाद सिर्फ एक्सटर्नल, पांचवा सजेशन रहेगा कि एक्सटर्नल अपीयरेंस पे ध्यान न देते हुए कुछ इंटरनल क्वालिटीज़ भी देखें। अगर पर्सन को चूज़ कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में डिसीजन ले रहे हैं, तो सिर्फ बाहरी चीज़, वो बाहर से अगर दिखने में वो बहुत अच्छा दिख रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, और अंदर से उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत वीक है, उसका बैटरी बैकअप नहीं है या कुछ नहीं है, सो वैसी चीज़ें पे ना करें। इंटरनल क्वालिटीज़ पे भी ध्यान दें, नॉट ओनली एक्सटर्नल क्वालिटीज़। नो डाउट आपको एक्सटर्नल क्वालिटीज़ पहले दिख जाती है, बाकियों से पहले ज़्यादा अच्छी समझ है आपको कपड़े बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, फैशन का ट्रेंड आपको बहुत अच्छे से समझ सकता है, बट उसके साथ साथ आप लोगों की इंटरनल क्वालिटीज़ भी नोटिस करें, नॉट ओनली उनका फैशन सेंस और बाकी चूज़ करते
करते हुए, पार्टनर चूज़ करते हुए। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आता है या डिप्रेशन में आप जाते हो तो खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करें। जितना आप एक्टिव रखोगे, जितना आप खुद को बिजी रखोगे, उतना इन चीज़ों का इमोशनल जो टर्बुलेंस आपके लाइफ में आता है या इमोशनल ट्रॉमा जो आपको आता है, उससे आप उतना ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, एक और सजेशन मैं दूंगा आपको कि आप अपने पार्टनर से सेम चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें। आप ये होता है कि आप बहुत रोमांटिक हो, आप बहुत इमोशनल हो, तो आप उसको गिफ्ट दोगे या आप उसको सरप्राइज दोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी याद रखेगा या वो भी देगा। हो सकता है कि आगे वाला पर्सन ऐसे कॉम्बिनेशन से हो जो वर्कोलिक हो, जो आपके अपोजिट नंबर वाला हो। फॉर एग्जांपल अगर यही शादी किसी वन नंबर वाले व्यक्ति के साथ हो सकती है तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा इन चीज़ों पे, वो कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ऐसी मैरिज हो तो आप जब भी वो अच्छा दिखेगा आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट करोगे, लेकिन आप उसके लिए सजोगे धजोगे और हो सकता है कि वो आपको नोटिस भी ना करे। सो इसकी वजह से आप गुस्सा हो जाओगे और फिर आप जाएंगे नहीं, आप चिड़चिड़ करोगे। सो ये चीज़ें आपके अंदर देखी जा सकती है, ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है। तो सेम चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें सामने वाले पर्सन से रिलेशनशिप में, तो शायद आपकी लाइफ ज़्यादा बैलेंस होगी, आपको ज़्यादा स्मूथनेस फील होगी। ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद मेरा एक सजेशन रहेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप हमेशा 6 नंबर को यूज़ करें, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपका गाड़ी नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, आपका प्रॉपर्टी नंबर हो, आपकी कोई भी चीज़ हो। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखोगे कि आप ये चीज़ें आपको बेनिफिट दे रही है, तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाए। अगर आपको लग रहा है कि आप साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब है और बहुत है, नो डाउट काउंसलिंग ले ले, किसी एक्सपर्ट से, साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग ले ले, लेकिन बहुत ज़्यादा अकेले में ना रहें, उसको बाहर निकालें। आप जब उसको बाहर निकालते हो तभी बेटर फील करते हो। ये आप आपके लाइफ में देख भी सकते हो आपके लाइफ में, लेकिन कई बार आपके लिए वो जरिया नहीं रहेगा, वो चीज़ें बाहर निकालने के लिए, वो इमोशंस को बाहर निकालने के लिए वे नहीं रहेगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप उसको जरिए ढूंढें कि उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। रो ले, किसी के पास जाके रो ले, कोई अपना अभी साथ में नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं हो, या कोई खास आपको लग नहीं रहा है, तो किसी साइकोलॉजिस्ट को जाके अपनी चीज़ें बताएं, या किसी भी पर्सन को जो आपको ठीक से समझे। क्योंकि आजकल की लाइफ में इतनी बिजी है कि लोग, अगर आप प्रॉब्लम बताएंगे तो लोग उस पर हंसेंगे, ना कि आपको साथ देंगे या उसको सपोर्ट करेंगे। आपके प्रति उनका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोफेशनल फ्रंट पे या कुलीग से या दोस्तों से ऐसी बातें शेयर करते हैं तो वो आपको कम देखने लग जाते हैं, या आपको कमज़ोर समझने लग जाते हैं, या फिर वो आपको दबाने लग जाते हैं। ये चीज़ें हो सकती है क्योंकि आजकल लाइफ में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग ऐसी चीज़ें सोच सकते हैं। बट अगर आप किसी और तरीके से लिख के निकाल लें, भगवान के पास लिख के छोड़ दे, सो अपने इमोशंस को बाहर निकालें, अपने इमोशंस को वे दे उसको बाहर निकालने के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर फील करोगे और आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। और फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप जो भी करना चाहें वो तो आप करोगे ही। सो ये चीज़ों को बाहर निकाल के आप वापस से अपने काम की तरफ वापस लौट जाएं। सो ये कुछ सजेशंस है मेरे जो मैं आपको देना चाहूँगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। अब हम बात करेंगे मूलांक 6 भाग्यांक 2 के विशेष उदाहरण के बारे में। वैसे तो उदाहरण देने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं कहूँगा कि एमा वॉटसन जिन्होंने फेमस हैरी पॉटर सीरीज़ में काम किया है, फिर उसके बाद में नेहा कक्कर है सिंगर, मैं कहूँगा कि नोरा फतेही है। लेकिन मैं जो आज एग्जांपल लेने जा रहा हूँ जो मेरे भी फेवरेट है वो है दिलजीत दोसांझ, जो कि एक पंजाबी सिंगर है, एक्टर है, सॉन्ग कंपोज़र है और साथ में प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। सो ये एक उदाहरण मैं लेना चाहूँगा क्योंकि ये मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा उदाहरण है इस कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए। तो जैसे कि दिलजीत दोसांझ ना सिर्फ एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, जो कि हमने देखा है इस कॉम्बिनेशन में कि आर्ट उनका एक प्लस पॉइंट है, क्रिएटिविटी उनका प्लस पॉइंट है। बहुत कम एज में इन्होंने शुरू कर दिया था गाना और ये सब चीज़ें, लेकिन इनके लाइफ में अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। जैसे कि ये जाने जाते हैं अपने शौक़ के लिए, जैसे इनको स्नीकर्स का बड़ा शौक़ है। नो डाउट ही इज़ गुड लुकिंग, नो डाउट ही इज़ आर्टिस्ट, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम ये इनको बहुत शौक़ है स्नीकर्स का। एक एडिडास कंपनी का एक सबसे महंगा वाला स्नीकर भी इनके वार्डरोब में है। साथ में इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे इवन ये जो टर्बन वाला जो किस्सा है आपका, कि ये पहले एक एक्टर है जो कि टर्बन नहीं छोड़ते हैं और अगर इनको लेना है तो उसी के साथ लीजिए। तो अपने इमोशंस के साथ भी वो जुड़े हुए, मतलब अपनी रिलीजियस बिलीफ को उन्होंने छोड़ा नहीं है। उस चीज़ के बारे में वो काफ़ी इमोशनल है और उस चीज़ के लिए उन्होंने कभी अपना
टर्बन नहीं निकाला है किसी भी एक्टिंग के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। सो वो एक उनकी अच्छी बात है। अगर हम इनके लाइफ में जाए ठीक से झाँके तो इनके लाइफ में मोस्ट ऑफ द चीज़ें इनके जो फेवरेबल नंबर्स है उसी पे हुई है। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो इनका जो डेब्यू है, मतलब इन्होंने गाना तो बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर लिया था, छोटी छोटी जगह पे गाते थे, लेकिन ज़्यादा जो थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे स्टार्ट किया वो एट द एज ऑफ 18 स्टार्ट किया। 18 के आसपास उन्होंने स्टार्ट किया था, तो 18 मतलब 1 और 8 9 जो कि 6 के लिए चल सकता है। लेकिन इनका जो टर्निंग पॉइंट रहा वो था 2004 का जो टोटल है वो 6 आता है, 2 और 0 और 0 4, जब इनका फर्स्ट एल्बम रिलीज़ हुआ था पंजाबी में, जिसका नाम था इश्क दा उड़ा अदा। ये जो एक एल्बम था इनका, फर्स्ट एल्बम वहाँ पे स्टार्ट हुआ। साथ ही 2004 में इन्होंने बहुत सारा दूसरा काम भी किया, तो 2004 इनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा है। उसके बाद उन्होंने हनी सिंह के साथ काम किया और भी बहुत जगह पे काम किया, लेकिन आगे जाके इनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है वो है 2013 की अगर मैं बात करूँ तो 2013 में इनका फर्स्ट टाइम इनको एक मूवी में अच्छा खासा रोल मिला, जिसके वजह से ये थोड़े फेमस हुए। उसी साल इनका बॉलीवुड की मूवी के लिए इनका सॉन्ग, इनका गाया हुआ सॉन्ग, इनका लिखा हुआ सॉन्ग यूज़ हुआ। शायद वो यमला पगला दीवाना शायद मूवी थी सनी देओल की, उसमें इनका सॉन्ग यूज़ हुआ। उसी साल इनको 2013 से 14 नॉट ओनली पंजाबी बट बाकी जगह पे भी इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो 2013 में इनको सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। वो साल उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा, काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा। साथ ही 2013 में ही इनका सबसे बड़ा एक जो सिंगल था प्रॉपर पटोला, वो एक बहुत ही बड़ा हिट हुआ था जो 2013 में ही आया। सो 2013 इनके लाइफ का बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2013 का टोटल अगर हम देखेंगे तो वो 6 पे ऐड होता है। सो वो इनके लिए काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उसके बाद भी इनके लाइफ में जब इनका रनिंग एज या इनका कैलेंडर ईयर इनके फेवरेबल नंबर पे आया, तब इनको ज़्यादा अवार्ड्स और चीज़ें मिली हैं। 2013 में ही उनका बॉलीवुड में एक फ़र्स्ट अपीयरेंस आया, जो कि गेस्ट अपीयरेंस था, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने तभी किया जो बिक्कार बाई सेंटिमेंटल ऐसा कोई मूवी नेम था, उसमें पहली बार उन्होंने अपना गेस्ट अपीयरेंस दिया। तो 2013 ओवरऑल इनके लिए काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा है। ऐसे भी आगे भी इनके लाइफ में कई सारी चीज़ें हुई जो 2013 में, या इनके रनिंग एज 6 पे, और इनके जब इन्होंने अपने फेवरेबल एज में या फेवरेबल ईयर में एंटर किया तब हुआ है। ठीक इसी तरह दिलजीत के 2 ब्रांड्स भी हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स। हमने देखा है कि इन लोगों का कनेक्शन कपड़ों से या फैशन से आ सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो इनके 2 ब्रांड है खुद के, जो क्लोथिंग ब्रांड है वो है अर्बन पेंडू और वियर्ड 6। ये खुद के 2 ब्रांड्स हैं क्लोथिंग के। साथ ही 2013 में, जो 2013 का टोटल 6 होता है, हमने देखा है कि इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा इमोशनल, केयरिंग और ये सारी चीज़ें होती है। तो इन्होंने खुद का एक सांझ फाउंडेशन करके एक NGO बनाई है, जो कि लोगों के, अनाथ लोगों की मदद करने के लिए बनी हुई है। सो वो भी उन्होंने 2013 में ही लॉन्च की, 2013 अपने 29 बर्थडे पे। तो 29 मतलब 2 और 2013 का टोटल 6। उसी साल इन्होंने सांझ फाउंडेशन नाम से एक NGO भी स्टार्ट किया है। सो ओवरऑल हम इनके कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं कि हमने अभी तक जो बातें की है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है। आपसे शायद कम या ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों का कनेक्शन हो, लेकिन होगा ज़रूर। या फिर आप इन चीज़ों से गाइडलाइन ले सकते हैं कि आगे क्या करें, या आगे आपके लाइफ में क्या क्या आप कर सकते हैं। आपने किन किन चीज़ों में खुद के डायमेंशन सोचने चाहिए कि हाँ मैं आगे चल के इन लाइन्स में जा सकता हूँ, या ये चीज़ें कर सकता हूँ, या ये चीज़ों से लोगों की मदद कर सकता हूँ, या मेरे अंदर की जो पॉजिटिव्स है उनको कहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, और नेगेटिव्स को कैसे सप्रेस कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगले किसी मूलांक भाग्यांक वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे, तब किसी और सीरीज़ में किसी और कॉम्बिनेशन के बारे में हम ज़रूर जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है, या आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है, या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।